हेलो। मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, वही नेक्स्ट जेएस वाला प्रोजेक्ट के ना, उसी के रूट लेवल पर हमारा इंस्ट्रक्शन फाइल भी पड़ा हुआ है। ठीक है। हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट एपीआई बनानी है, वो सारी चीजें हम बात कर रहे थे। मगर उससे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। ठीक है ना। तो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट ओवरऑल हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड है। ठीक है ना। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं एज अ बैकएंड इंजीनियर, आपको सबसे पहले डिसाइड करने पड़ते हैं रोल्स, है ना। सबसे पहला रोल हमारा इंपोर्टर हो गया, दूसरा रोल हमारा क्या हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, तीसरा रोल हमारा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इंपोर्टर भी हो और एक्सपोर्टर भी हो। ठीक है ना। ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारे अभी मेन तीन रोल है कि हमारी वेबसाइट पर कौन लोग साइन अप करेंगे, कौन अकाउंट बनाएंगे, या तो इंपोर्टर होगा या एक्सपोर्टर होगा, या ऐसा व्यक्ति या ऐसी कंपनी जो दोनों ही काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाइना से सामान मंगवाता भी हूँ और इंडिया से मैं बाहर यूके में भी माल भेजता हूँ, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे साइन अप करूंगा, एज एन इंपोर्टर एक्सपोर्टर। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सामान मंगवाता है और अपने ही देश में बेचता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंपोर्टर कहलाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो सिर्फ बेचने का, एक्सपोर्ट करने का काम करता है, तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके क्या काम करेगा, वो कैसे साइन अप करेगा, एक्सपोर्टर साइन अप करेगा। तो कोई सा भी सिस्टम आप बना रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, रोल्स। ठीक है ना। रोल्स हमें डिसाइड करने पड़ते हैं। चलिए, ये प्रोजेक्ट मैंने लिया, यहाँ से हम गए एनपीएम स्टार्ट हमने किया, एनपीएम रन डेव किया मैंने, एनपीएम रन डेव। और यहाँ से मैं, यहाँ से सारी चीजें देख लेते हैं। और यहाँ पर हम गए। सो ठीक है ना। डाटाबेस हम यहाँ पर पोस्टग्रेस यूज करेंगे। ठीक है ना। डाटाबेस हम क्या यूज करेंगे, पोस्टग्रेस। ठीक है ना। पोस्टग्रेस क्या है, ये अभी ये एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। ठीक है ना। पोस्टग्रेस क्या है, एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। मतलब आप W3C पर जाओगे और अगर आपको एसक्यूएल लैंग्वेज थोड़ी बहुत भी कुछ भी आती है, तो आप किस डेटाबेस पे काम कर सकते हो, पोस्टग्रेस पे काम कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास एक डेटाबेस और होता है, माईसीक्वल। माईसीक्वल भी किस टाइप का डेटाबेस है, देखो पोस्टग्रेस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। जहां पे भी एसक्यूएल दिख जाए मतलब समझ लेना कि उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज काम कर रही है, एसक्यूएल। मगर कुछ डेटाबेस ऐसे भी होते हैं जैसे मारिया, मारिया डीबी। अब मारिया डीबी में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है एसक्यूएल, मगर फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यस, मारिया डीबी इज एन एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल टाइप डेटाबेस। ठीक है ना। फटाफट रिवीजन हम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डीबी, जनरली दो टाइप्स के टाइप्स ऑफ डीबीज, टाइप्स ऑफ डीबीज। कितने टाइप के डाटाबेस होते हैं, एक तो एसक्यूएल बेस्ड होते हैं और दूसरा नो SQL बेस्ड डाटाबेस। नो एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस। नो एसक्यूएल में कौन आ गया, हमारा मोंगो। ठीक है ना। और एसक्यूएल बेस्ड में हमारा भी कौन आ गया, पोस्टग्रेस, है ना। पोस्टग्रेस आ गया और दूसरा हमारा कौन आ गया, माईसीक्वल आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले प्रोजेक्ट को, हमें इनमें से किसी एक डाटाबेस लेके चलना पड़ेगा। तो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव पोस्टग्रेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी पोस्टग्रेस सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है ना। हम पोस्टग्रेस ही लेके चलेंगे। ठीक है ना। और हमारा पूरा टेक स्टेक, अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट जेएस लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जेएस के साथ में हम डाटाबेस कौन सा यूज करेंगे, पोस्टग्रेस। ये माइंडसेट बना लो कि हमें करना क्या है, हम क्या, हम टेक स्टैक क्या यूज करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज करेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम नेक्स्ट जेएस के साथ में हम क्या यूज करेंगे, पोस्टग्रेस यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पोस्टग्रेस पे चले जाओ और पोस्टग्रेस को आप डाउनलोड करोगे। ठीक है ना। यहाँ से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो ये विंडोज में जाके आप इंस्टॉल करोगे इसको। तो ये पोस्टग्रेस मैंने ऑलरेडी अपने इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है ना। अब तो विंडो आर प्रेस करना है, services.msc पर जाना है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर मैं पोस्ट लिखूंगा तो यहाँ पर पोस्ट की जो सर्विस है वो चल रही है मेरे लैपटॉप में। क्यों, क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले मैंने इस वेबसाइट पे जाके इसको इंस्टॉल किया था, इसको इंस्टॉल किया था और नेक्स्ट 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 करके मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया था। तो ये मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूँ। अब ये तो डाटाबेस हो गया। ये जो सर्विस में आप जो देख रहे हो, ये जो सर्विस में आप देख रहे हो यहाँ पर पोस्टग्रेस, ये क्या है, एक्चुअल डाटाबेस। तो एक्चुअल डाटाबेस हमेशा सिस्टम में एज अ बैकग्राउंड सर्विस चलता है। ठीक है ना। तो बैकग्राउंड सर्विस का कोई इंटरफेस नहीं होता है, कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। तो हमें इस डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ GUI। ठीक है ना। हमें इसका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं पीजी एडमिन। ठीक है ना। व्हाट इज पीजी एडमिन, पीजी एडमिन इज अ डाटाबेस GUI
इज अ GUI database to access Postgres. सो मैंने पीजी एडमिन यहाँ पर मैंने कर रखा है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करने के बाद इसको अगेन नेक्स्ट 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 करके मेरे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पीजी एडमिन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, पीजी एडमिन लिखूंगा, ये देखो ये आ गया। तो ये मैं फटाफट 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये सेटअप करने का काम आप कर लेना ताकि हम प्रोजेक्ट में थोड़ा आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। सो सारी बातें आपको समझ में आई, ठीक है ना। ये पोस्टग्रेस आ गया हमारा, ये हमारा पोस्टग्रेस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये पर्टिकुलर है, यहाँ से हम अपना टेक्स्ट स्टैक देख लेते हैं कि हमने ये हो गया। साथ साथ में हम किसी भी डाटाबेस पे काम करने के लिए जनरली आप कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, अभी के केस में आप नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हो, डाटाबेस पर आपको CRUD करने के लिए, है ना। ये तो आपकी एप्लीकेशन हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई, ये एप्लीकेशन आपके डाटाबेस के साथ काम करेगी, या तो कोई क्रिएट करेगी, रीड करेगी, अपडेट करेगी। ये सारे CRUD ऑपरेशन किसी न किसी ORM इंजन की मदद से किए जाते हैं, ORM इंजन की मदद से किए जाते हैं, ठीक है ना। कभी भी हम कोई भी CRUD ऑपरेशन करने के लिए वी नेवर यूज रॉ एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है ना। रॉ एसक्यूएल क्वेरीज हम कभी भी प्रोडक्शन में यूज नहीं करते। आप ट्रेनिंग में सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इंसर्ट इनटू, ये सारी क्वेरीज कौन सी है, ये रॉ एसक्यूएल क्वेरी। रॉ एसक्यूएल क्वेरी कौन सी होती है, जो डायरेक्ट आपको पता चलता है कि हाँ ये मुझे क्वेरी लिखनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, या आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, या फिर आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आप अपडेट टेबल नेम। ये जो क्वेरी आप डायरेक्ट लिख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ प्लेन एसक्यूएल क्वेरी। रॉ को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एसक्यूएल क्वेरी, प्लेन एसक्यूएल क्वेरीज। तो कभी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं ना, तो हम रॉ एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। उसके लिए प्रॉपर हम क्या यूज करते हैं, ORM इंजन। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का ये मतलब हो गया कि ये डाटाबेस की जितनी भी टेबल हैं, ऑल टेबल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सम ऑब्जेक्ट्स, सम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जितनी भी डाटाबेस की टेबलें हैं उनको उनको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास कोई अगर एक टेबल है, आपके पास कोई एक यूजर नाम की टेबल है, कोई यूजर नाम की टेबल है, उसमें पहला कॉलम आपके पास आईडी है, दूसरा कॉलम आपके पास उसका यूजर नेम है, तीसरा कॉलम आपके पास उसका पासवर्ड है। तो जब आप ये ORM इंजन क्या करेगा, ये ORM इंजन क्या करेगा, उसी टेबल का वो क्या बना देगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा, उस ऑब्जेक्ट बना देगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जनरली आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें होती हैं, भाई प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू होती है। तो प्रॉपर्टी पर तो क्या आ जाएंगी, आपकी कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। सो यहां पर मैं आईडी हो गया, आईडी आ गया। दूसरी चीज, अगला कॉलम अगेन क्या बन जाएगा, एक और प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगला कॉलम कौन सा है, यूजर नेम, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। तीसरा आपका क्या होगा, पासवर्ड होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज है। तो बेसिकली समझने की बात है कि ORM इंजन करते क्या है। ORM इंजन आपकी टेबलों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उन ऑब्जेक्ट्स पे हम आसानी से काम कर सके। ये इतना फायदेमंद है कि आप ORM इंजन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप दोनों ही टाइप के डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, आप SQL बेस्ड या फिर नो SQL बेस्ड। आपको SQL लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप ORM इंजन की मदद से आप अपने डाटाबेस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। यही ORM इंजन हम यूज कर रहे हैं prisma.io। तो prisma.io इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, वी हैव टू स्टार्ट विद एन ORM इंजन। सो Node.js के लिए ORM इंजन कौन सा है, यहाँ पर ये हमारा प्रिज्मा है। मगर आप जावा में जाओगे तो जावा में आपने हाइबरनेट सुना होगा, हाइबरनेट, ठीक है ना। तो हाइबरनेट क्या है, वो जावा का ORM इंजन है, ठीक है ना। अगर आप जावा आपने कॉलेज में स्कूल में कहीं पर सुना होगा जावा, या जावा के अंदर अगर हाइबरनेट आपने सुना होगा, तो एग्जैक्टली ये वही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे अगर किसी टेबल के साथ CRUD ऑपरेशन करना है, अगर मैं जावा डेवलपर हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, हाइबरनेट यूज करूंगा। मैं प्लेन रॉ एसक्यूएल वहां जावा में भी यूज नहीं करेंगे। और अगर मैं जावा स्क्रिप्ट डेवलपर हूं तो भी मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में ORM इंजन यूज करूंगा, मैं प्लेन एसक्यूएल क्वेरीज यूज नहीं करूंगा। सो अंडरस्टैंड, प्रिज्मा इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी जावा हाइबरनेट। So Prisma is an ORM engine. Hibernate is also an ORM engine.
किसी भी एक टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझेंगे, कल को आपको टेक्नोलॉजी स्विच भी करना पड़े तो आप आसानी से स्विच कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। यहाँ प्रिज्मा है जावा स्क्रिप्ट में, और यहाँ जावा में आने के बाद वो हाइबरनेट हो जाता है। ठीक है ना, मैं हमेशा ऐसे ही मेंटल मैपिंग करता हूँ कि भाई इस टेक्नोलॉजी में इसको ये बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी में इसको ये बोलते हैं, बाकी काम करने का तरीका एग्जैक्टली वही। और एग्जैक्टली तरीका क्या है, टेबलों के जो कॉलम्स है वो इधर आके क्या बन जाते हैं, आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसमें होगी प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ये बस मेन फंडामेंटल है। तो चलिए, अब हम इसका पूरा वो हो गया है। अब मैं प्रिज्मा को यहां पर हम गए, सो यहां से मैं डाटाबेस कनेक्ट कर लेता हूं। लेट्स कनेक्ट विथ डाटाबेस। किसी को अगर कुछ मालूम हो किसके कनेक्शन हमने क्या दिए थे। अच्छा, पोस्ट ग्रेस। ठीक है ना, तो इसको हम सेटअप करते हैं फिर से, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो थोड़ा फिर से हम सेटअप कर लेंगे। अभी चलो हम इसमें जाते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप पैकेज डॉट जेसन ओपन कर लो। यहाँ पर आप देखो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी वाला ग्राफ। डिपेंडेंसी वाले ग्राफ में हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, और मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। लोकल होस्ट कॉलन 3000। ठीक है, ये लोकल होस्ट कॉलन 3000। और यहाँ से हम, फॉर एग्जांपल मैंने चैट ओपन किया, या आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी जा सकते हो। और यहाँ पर आप प्रिज्मा को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ गिटहब प्रिज्मा, गिटहब प्रिज्मा आपने लिखा, और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका पूरा इंस्टॉलेशन डॉक भी देख सकते हैं कि हाउ हाउ वी कैन इंस्टॉल द पोस्टग्रेस, हाउ वी कैन इंस्टॉल प्रिज्मा। सो वी आर यूजिंग प्रिज्मा विच वर्जन। गिटहब पे जाके आपने प्रिज्मा का वर्जन चेक कर लिया है ना, वी आर यूजिंग प्रिज्मा 7। ठीक है ना, पता होना चाहिए, तो जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने में आसानी रहे हमें कि भाई हमें क्या यूज करना है, प्रिज्मा 7.x। अब यूं नहीं बताओगे कि मेरे को 7.3.0 यूज करना है ना, 7.x। एक्स मतलब उसके बाद कोई सा भी मेजर, मेजर माइनर और पैच नंबर, पता ही है आपको, मेजर माइनर पैच याद रख लेना। मेजर 7 क्या है, मेजर, मेजर नंबर। 3 क्या है, माइनर नंबर। और 0 है पैच नंबर। सो आई एम यूजिंग, अच्छा ये भी पता कर लो कि भाई आप यहाँ पर नेक्स्ट जेस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 16.x। सो सेटअप बेसिक CRUD ऑपरेशन यूजिंग नेक्स्ट जेस 16.x प्लस प्रिज्मा 7.x यूजिंग पोस्टग्रेस। ठीक है, यूजिंग पोस्टग्रेस। ठीक है ना, तो एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमें मिल जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। तो आप ऐप राउटर यूज कर रहे हो, प्रिज्मा 7 यूज कर रहे हो। सो सबसे पहले इसने क्या किया, प्रोजेक्ट सेटअप किया। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। उसके बाद ये डॉकर के थ्रू पोस्टग्रेस को सेटअप कर रहा है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के थ्रू कर लिया है। और यहाँ पर एक डॉट ई भी अवेलेबल होगी हमारे पास। नहीं, मैं पहले प्रिज्मा को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है ना, तो प्रिज्मा को यहाँ से हमने सेटअप किया, टर्मिनल पर हम गए। ठीक है ना, नया टर्मिनल हमने ओपन किया, और ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए ना, npm इंस्टॉल प्रिज्मा, ये सारा आप इंस्टॉलेशन आप यहाँ पर करेंगे। सो इसको हम कर लेते हैं।
यस ऑलरेडी हो गया कनेक्ट, ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी हो गया। तो इसके कुछ होंगे कनेक्शंस होंगे, वो देखते हैं। ठीक है, सो मैं डाटाबेस से कनेक्ट हो गया हूँ और इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। सो ठीक है, ये मैंने क्लाइंट इंस्टॉल किया, प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है। मैं एक बार और इसको रन करता हूँ। प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल किया, ये देखो प्रिज्मा प्रिज्मा इंस्टॉल हो गया ना। जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो उसकी एंट्री कहाँ हो जाती है, पैकेज डॉट जेसन। ठीक है ना, पैकेज डॉट जेसन में कहाँ पर आ गई, डिपेंडेंसी वाले में आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हमें मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे काम करेंगे। अब हम प्रिज्मा ORM इंजन को इनिशियलाइज करेंगे। तो प्रिज्मा, ये हमने इसको इनिट किया। इनिट मतलब इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करना मतलब शुरुआत करना। तो उस इंजन को इनिशियलाइज हमने किया। इनिशियलाइज करते ही देखो .env बन गई, प्रिज्मा फोल्डर बन गया। ये सारा उसका एक बिहेवियर है। ठीक है ना, इस .env में जाके, इस .env में जाके हमें बाय डिफॉल्ट देखो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये पोस्टग्रेस को ही सपोर्ट कर रहा है। जो कि इसको भी पता है कि यार जो इंडस्ट्री में यूज जो चीज हो रही है वो पोस्टग्रेस ही है, इसलिए वो अपने डिफॉल्ट टेम्पलेट में ही क्या दे रहा है अपने को, पोस्टग्रेस ही दे रहा है। तो यहाँ पर देखो लोकल होस्ट कॉलन ये और सारी चीजें आ गई है। तो ये इस .env में क्या यूज होते हैं जनरली, कांस्टेंट। तो कोई भी चीज कॉपी कैपिटल में लिखी हुई है तो वो कांस्टेंट है ना। तो .env इज योर सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट यूज होंगे, किसी के यूजर नेम, किसी के पासवर्ड, किसी का JWT टोकन, कुछ भी क्रेडेंशियल, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो आप किधर जाके रखोगे, एक ही जगह रखोगे, और उस फाइल का नाम है .env। इस फाइल का नाम देखो, स्टार्टिंग में देखो डॉट से स्टार्ट हो रहा है, और env मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो आपके पूरे सॉफ्टवेयर में जहां जहां पे भी यूजर नेम, पासवर्ड, टोकन, JWT, कॉन्फिडेंशियल चीजें यूज में आ रही है, तो अपन कहाँ रखेंगे उसको व्यवस्थित, उसको .env में रखेंगे। और .env में रखने का एक ही शर्त है कि आपको वेरिएबल्स जो लेने हैं वो कैपिटल में लेने हैं। तो ये जीपीटी ने मेरे को ऑलरेडी सजेस्ट कर रखा है कि यार आपका जो पोस्टग्रेस है वो इस तरीके का होगा। ये मैंने कॉपी किया और ये कॉन्स्टेंट मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब दो कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकते, वो जो डिफॉल्ट उसने प्रिज्मा ने दिया उसको मैं क्या कर दूं, स्टार्टिंग में आया और हैश लगा दिया। किसी भी लाइन के आगे अगर हैश हो जाए .env में, तो वो लाइन क्या हो जाती है, कमेंट हो जाती है। उसको आपका एक्सप्रेस या जो भी फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है, सो पोस्टग्रेस एंड वी आर सक्सेसफुली एबल टू कनेक्ट। होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, स्लैश, लास्ट में क्या होता है, द नेम ऑफ द डाटाबेस। सो द नेम ऑफ द डाटाबेस, वी विल क्रिएट अनदर डाटाबेस हियर। राइट क्लिक किया, डाटाबेस। सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम मान लो क्यूडोबे। ठीक है ना, क्यूडोबे अंडरस्कोर DB। सो ये हमारा डेटाबेस नेम है, और मैंने इसको क्या किया, और इसका ओनर मैंने पोस्टग्रेस बना दिया। इसका मतलब यूजर नेम उसका क्यूडोबे अंडरस्कोर DB। देखो डाटाबेस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इस स्लैश के बाद क्यूडोबे अंडरस्कोर DB। समझ में आ गया ना कि पोर्ट नंबर के बाद हमेशा ये चीज जो लिखी जाती है, दिस इज योर डाटाबेस नेम। और एक एक चीज स्क्रीनशॉट में एरो करके बताना। ये चीज आपको पता होगी कि भाई आपको जो चीजें सीख रहे हो ना, दिस इज योर यूजर नेम, दिस इज योर पासवर्ड, दिस इज योर होस्ट नेम, दिस इज योर पोर्ट नंबर, दिस इज योर डाटाबेस नेम। ठीक है ना, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। प्रिज्मा को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद प्रिज्मा फोल्डर के अंदर आपको स्कीमा डिफाइन करनी पड़ेगी। स्कीमा मतलब आपकी टेबलों का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप पोस्टग्रेस में जाओगे और यहाँ पर आप स्कीमा देखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर स्कीमा में जाओगे, देखो पब्लिक स्कीमा, और यहाँ पर मिलेगी आपको टेबल। ठीक है ना, और मैं इसको कर लू रिफ्रेश, अभी एक भी टेबल मौजूद नहीं, एक भी टेबल अवेलेबल नहीं है। किस वाले डाटाबेस के अंदर, ये क्यूडोबे डाटाबेस के अंदर, इसके अंदर एक भी टेबल नहीं है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अपनी प्लानिंग से, कि ऑलरेडी हमने प्लानिंग कर लिया है, हमने प्लानिंग कर लिया है रूल्स से। ठीक है ना, तो हमारे सिस्टम में टेबलों की प्लानिंग करनी होगी। ठीक है ना, सो सबसे पहले हमें टेबल्स की प्लानिंग करनी होगी, कौन कौन सी टेबल्स हमें लेनी है। तो ये जितनी भी टेबल की हम प्लानिंग करते हैं, ये हमारे सिस्टम डिजाइन का, सिस्टम डिजाइन में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है HLD होता है, दूसरा LLD होता है। ठीक है ना, तो आपको इसको बोलते हैं हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन। ठीक है ना, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं LLD को बोलते हैं
लो लेवल डिजाइन, ठीक है ना। तो टेबलों की प्लानिंग करना, टेबलों में कितने कॉलम लेने हैं, कौन सी टेबल लेनी है, कौन सी टेबल का किस टेबल के साथ में कैसा क्या रिलेशन है, ये सारी प्लानिंग सिस्टम डिजाइन के कौन से कॉन्सेप्ट में आती है, लो लेवल डिजाइन, ठीक है ना। हाई लेवल डिजाइन आप अभी नहीं कर पाओगे, जब आपको 2-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप किस पे जंप करोगे, हाई लेवल सिस्टम डिजाइन करें। अभी जो टेबलों की प्लानिंग आप कर रहे हो, आप डेफिनेटली सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, मगर सिस्टम डिजाइन का कौन सा पार्ट अभी आप कर रहे हो एज अ बैकएंड इंजीनियर, यू आर ओनली वर्किंग ऑन द लो लेवल डिजाइन, ठीक है ना। सो द प्लानिंग ऑफ द टेबल्स विल बी डन इन द लो लेवल सिस्टम डिजाइन। सो हमें अब प्लान कर रहे हैं कि यार मुझे एक सिस्टम बनाना है, तो मेरे मेरे पास यूजर टेबल होनी चाहिए और रोल्स टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। यूजर टेबल होनी चाहिए और रोल्स टेबल होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक रोल्स टेबल है, रोल्स टेबल है, आईडी और उसमें नेम और इसमें रोल अंडरस्कोर कोड, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे मैं मान लेता हूँ कौन है मेरे पास, एक इंपोर्टर है, ठीक है ना, उसका रोल कोड में मान लेता हूँ इंपोर्टर। जब भी कोड होता है ना, उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर, ठीक है ना। और जो नेम है उसको आप चाहे तो कैपिटल में लिखो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से हमें करना है। दूसरा कौन हो गया आपका, एक्सपोर्टर हो गया, और रोल कोड हमेशा स्मॉल में। तीसरा आपका हो गया ऐसा व्यक्ति जो कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ठीक है। ठीक है, सो ये पहली टेबल हो गई आपकी प्लानिंग। अब आप यहाँ पर दूसरी टेबल प्लान कर लो। जितना भी प्लानिंग का काम है आप नोटपैड में प्लान करो, जैसे अभी मैं लेक्चर में समझाते समय भी आपको किधर प्लान करके बता रहा हूँ, पहले नोटपैड में उसको समझेंगे कि हाँ यार 2 टेबलें बनेगी, दोनों टेबलों का आपस में इस टाइप का रिलेशनशिप होगा, और उसका हम फिर प्रिज्मा के थ्रू बनाएंगे। टेबलों के नाम हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में होने चाहिए। रोल नहीं लेना है बल्कि रोल्स, यूजर नहीं लेना है बल्कि यूजर्स। कोई सी भी टेबल बनेगी उसका नेम जो है वो प्लूरल फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ पर आईडी ले लिया, अब यहाँ पर आपका ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, है ना। यहाँ पर आपका यूजर नेम हो गया, यहाँ पर आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब फर्स्ट मान लेते हैं कि फर्स्ट है अनिल डॉलर, एक केस मान लेते हैं, उसका यूजर नेम कुछ भी मान सकते हैं, ओके लैब्स, ठीक है ना। पासवर्ड भी उसका एनक्रिप्टेड रहेगा, तो एनक्रिप्टेड में कुछ भी मैं एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। उसका यहाँ पर मैं डालूंगा रोल आईडी, उसका मैं यहाँ पर रोल्स अंडरस्कोर आईडी। तो जो ज्वाइनिंग वाला कॉलम होना चाहिए वो टेबल का नाम ले लो और लास्ट में उसके कौन से कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रोल्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ना। इससे ये पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर अगर मैंने किसी चीज को लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है, अगर मैंने 3 लिख दिया है तो आप समझ जाओगे कि ये 3, इसके कॉलम नेम से ही पता चल जाएगा कि यार ये कौन सी टेबल के कौन से कॉलम की वैल्यू है। ये जो 3 है ना, ये 3 कौन सी टेबल के कौन से कॉलम की वैल्यू है, आपके कॉलम नेम से ही पता चल जाएगा। तो सो अनिल डॉलर इज अ इंपोर्टर एक्सपोर्टर, क्योंकि पता चल गया ना यहाँ पर आईडी क्या डाली मैंने, 3। तो जब आप दोनों टेबलों को इनर ज्वाइन करवाओगे, मैं एसक्यूएल सिखा चुका हूँ, सिखाया ना मैंने एसक्यूएल, 2 टेबलों को इनर ज्वाइन करना मैंने बता रखा है, वो कि वही इनर ज्वाइन हमारा एसक्यूएल पोस्टग्रेस में भी काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और यूज केसेस ले लेते हैं, ठीक है ना, और यूज केसेस ले लेते हैं, 3 लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निधि लिया मैंने, ठीक है ना, इनका पासवर्ड लिया मैंने, और इनको मैंने इंपोर्टर बना दिया, इनको मैंने इंपोर्टर बना दिया। तीसरा हम ले लेते हैं आस्था, ठीक है ना। और आपका मैंने क्या किया, पासवर्ड ले लिया, और आस्था को मैंने क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया। तो एक्सपोर्टर की आईडी क्या है यहाँ पर हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। तो बेसिकली हमारे पास 3 पर्सन आ गए हैं, जो कि एक पर्सन हमारे पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, दूसरा पर्सन इंपोर्टर है, तीसरा पर्सन एक्सपोर्टर है। तो तीनों टाइप के हमारे पास यूजर आ गए हैं, इनकी 2 प्लानिंग हमने कर ली। अब ये कि यही प्लानिंग हमने जस्ट डायल में भी करी थी। तो आपको एक इतने प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करते चलोगे, एक तो दिमाग में बैठ जाएगा यार, प्रोजेक्ट कोई सा भी हो, रोल्स वाली टेबल होती होती है, यूजर वाली टेबल होती होती है, और एक एक फाइनल रोल और होता है, जो कि सिस्टम का कौन होता है, एडमिन होता है, जिसके पास पूरी वेबसाइट का कंट्रोल होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर
एक और मैं रोल बना लेता हूं, जैसे फोर्थ पे मैंने ले लिया, और ठीक है ना, आपके यूजर नेम ले लिया, आपका रैंडम पासवर्ड मैंने ले लिया, और पलक को मैंने क्या बना दिया, सिस्टम का एडमिन बना दिया, ठीक है ना, सुपर यूजर जिसका। तो बेसिकली हमारे पास 4 रोल आ गए, ठीक है ना। अब ये दोनों टेबलें हमें बनानी है, ठीक है ना। तो अब मुझे ये रोल्स टेबल बनानी है और मुझे यूजर्स टेबल बनानी है। तो ये हम कैसे करें? क्या पोस्टग्रेस में जाके मैन्युअली मैं टेबल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? मैनुअल टेबल बना सकते हैं, मगर GUI के थ्रू मैनुअल टेबल नहीं बनानी है अगर आप क्या यूज कर रहे हो, ORM इंजन यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ORM इंजन यूज कर रहे हो तो टेबलें बनाने से लेके सारे काम करवाने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ORM इंजन की है। तो आपको टेबलें भी बनानी है मैनुअल के, ORM के थ्रू, ORM के थ्रू ही बनानी है। तो मुझे अब यूजर्स नाम की टेबल बनानी है, तो मैंने ये दोनों का प्लानिंग लिया और मैं जीपीटी को थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट दिस टेबल्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैं गया, आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू क्रिएट दीज टू टेबल्स, ठीक है ना, these two tables, I want to create these two tables। so यहाँ पर वो मेरे को बता देगा, ठीक है आपको 2 टेबल बनानी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो स्कीमा में जाओ, उसके बाद आप क्या करो, आप उसके आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन्हीं मॉडल्स के थ्रू, वो मॉडल्स मतलब वो जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, वो उनको मॉडल बोलते हैं उसके अंदर। सो ये यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। सो ये हुआ यूजर्स टेबल हो गया, और बेसिकली ये एट द रेट मैप से क्या होगा, ये इनका वो इनर जॉइन से हो पाएगा बेसिकली। सो यहाँ पर हम गए और प्रिज्मा डॉट स्कीमा पर मैं गया, प्रिज्मा डॉट स्कीमा, और हमारे पास पोस्टग्रेस आया, ठीक है। और बाकी चीजों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने कुछ और दे रखा है, यहाँ पर कुछ और दे रखा है, ठीक है ना। इन चीजों को मैं डिस्टर्ब ना करते हुए मैं सिर्फ मॉडल वाली चीजें ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने मॉडल वाली चीजें ली और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना। बाकी चीजों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पोस्टग्रेस आ गया, यहाँ रोल आ गया, यूजर आ गया, एंड रोल्स आ गया, ठीक है ना। ये मैपिंग मैंने करवा रखी है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर, अब हमें माइग्रेशन रन करना होगा। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको आप माइग्रेशन अप्लाई करने से आपकी टेबलें बन जाती हैं, ठीक है ना। सो ORM इंजन के अंदर माइग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेबल। What is migration? Migration is a process of creating tables. So there is a command, there is a migration command of Prisma. When you apply this command, it will read the JSON file, it will read the schema file, and it will create the tables in your database, ठीक है ना। So migration हर जगह होता है। आप इससे पहले मैं लारावेल पे भी काम करता हूँ, ठीक है ना। लारावेल पर भी माइग्रेशन होता है। यहाँ पर आप जाएंगे फ्रेमवर्क्स में, अगर यहाँ पर आप माइग्रेशन सर्च करेंगे, माइग्रेशन, डाटाबेस माइग्रेशन, सो माइग्रेशन हर जगह मिलता है। सो माइग्रेशन जो होता है वो बेसिकली ये आपको क्या करता है, वही टेबले वेबले बनाने का काम करता है। सो माइग्रेशन हर जगह मिलेगा। यही माइग्रेशन आपको हाइबरनेट में भी मिलेगा। अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन नाम की कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी एक टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छी तरीके से आप मेहनत कर लोगे तो दूसरी टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी सीखना, ठीक है ना। तो माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने किया npx prisma migrate dev, और दिस इज द माइग्रेशन नेम। सो मैं यहाँ पर CLS किया। सो ठीक है। सो हमारे पास इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट मतलब, अगर आपने अगर आपने पोस्टग्रेस में मैनुअली टेबल बना दी है, जैसा मैंने क्या बोला कि मैनुअल टेबल नहीं बनानी चाहिए, बट फिर भी आपने एक टेबल मैनुअल बना ली, तो उस टेबल की स्कीमा को इधर सिंक करवाने के लिए आप क्या करोगे? यस, वेरी गुड, npx प्रिज्मा db पुल, ठीक है ना। तो चलो एक टेबल में मैनुअल बना के बता देता हूँ और उसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहां से मैं गया, राइट क्लिक किया, और मैं एक फ्रेंड्स नाम की टेबल बना लेता हूँ जिसका हमारे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारा सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स नाम की टेबल बनाई मैंने, और कुछ, ठीक है ना, एफ नेम, और यहाँ से मैंने ले लिया कैरेक्टर, ले लिया लेंथ मैंने
ये फ्रेंड्स नाम की टेबल बन गई। इस टेबल को मैंने कैसे बनाया बताओ? मैनुअल। कहाँ जाके? पीजी एडमिन में जाके मैनुअल बना दिया। अब इस टेबल का प्रिज्मा को कोई मालूम नहीं है। प्रिज्मा जो इंजन है ना, ओआरएम इंजन, इस ओआरएम इंजन को उस बनी हुई टेबल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो जानकारी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इंजन प्रॉपरली काम कर सके। समझ में आ रहा है? तो वो जो टेबल आपने मैनुअल बनाई है उसको इधर सिंक करवाना है, मतलब उधर से इधर सिंक करवाना है। दो काम है। आप तो टेबलों से जो टेबलें बना रखी उसको सिंक कर लो इधर लोकल इंजन पे ओआरएम पर, या इधर से आपने जो मॉडिफिकेशन किए हैं वो उधर सिंक कर लो, वाइस वर्सा, है ना? तो अभी मैंने क्या किया, मैनुअल टेबल उधर पोस्टग्रेस में बनाई और उसको मैं किधर सिंक करना चाहता हूँ, इधर ओआरएम में सिंक करना चाहता हूँ। तो मेरी जो प्रिज्मा डेफिनेशन फाइल है इसमें कहीं से कहीं तक फ्रेंड्स नाम का मॉडल में अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। कमांड है npx, ये सामने दी हुई है npx। हालांकि यहाँ पर npx लिखा हुआ नहीं है मगर आपको लगाना है क्योंकि वो कमांड ऐसे चलेगी नहीं। सो npx prisma db pull। अच्छा, पुल का मतलब बताइए क्या होता है? दो चीजें होती है। पुल, पुल मतलब खींचना, खींचना मतलब डाउनलोड करना। आप मूवीज डाउनलोड करते हो, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो, तो यू आर पुलिंग समथिंग फ्रॉम इंटरनेट, यू आर पुशिंग समथिंग सम टू इंटरनेट। पुश करना मतलब अपलोड करना। तो जब भी पुल कमांड मिल जाए मतलब कहीं से कोई चीज हम ला रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, ठीक है ना? तो पीजी एडमिन में मैंने बनाया मैनुअल टेबल, उस टेबल की डेफिनेशन को मैं ला के यहाँ रख रहा हूँ। आई एम डाउनलोडिंग समथिंग। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ पुल? आई एम डाउनलोडिंग समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश? आई एम अपलोडिंग समथिंग। जैसे गिट पुश ओरिजिन मास्टर आप करते हो, तो आप अपने कोड को कहां से कहां पहुंचा रहे हो? लोकल से रिमोट पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना? सो ये चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। देखो, अगर मेरे कनेक्शन वेरिएबल सारे सही होंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैलिडेशन द लाइन इज इनवैलिड, इट डज नॉट स्टार्ट विथ एनी प्रिज्मा। एट द रेट मुझे दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसको अभी हटाया। Introspect based on database definition. Authentication fail against the database. Postgres is not a valid database. So again मेरे पास जो है कुछ न कुछ शायद मैं इसको empty पासवर्ड देके देखूं, वो क्रेडेंशियल की दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? सो शायद मैंने पासवर्ड एडमिन दिया था, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट फिर भी ये जो दिक्कत आ रही है। यस, हो गया ना? देखो, दिस इज यूजर नेम, दिस इज पासवर्ड। यूजर नेम कॉलर पासवर्ड। तो मैंने जैसे जैसे पासवर्ड चेंज किया, पहले तो वो बोल रहा था कि भाई आपके डाटाबेस के जो क्रेडेंशियल है वो मैच नहीं कर रहे। फिर मुझे पता चल गया यार, कहीं ना कहीं मैंने पासवर्ड एडमिन दिया था। तो आप जब सेटअप करो ना, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड लिख लेना, नहीं तो वो भूल जाओ। अब मेरे को थोड़ा क्लिक हो गया कि यार मैंने 4 दिन पहले बनाया था और उस समय मैंने पासवर्ड शायद एडमिन दिया था। तो देखो, मैंने एडमिन दिया और फिर मैंने उसी कमांड को मैंने ट्राई किया, तो उसने अलाउ कर दिया। इसका मतलब मेरे यूजर नेम और पासवर्ड सही है। ये हो गया। अब आप देखो, ये अप्लाई हो गया ना? द फॉलोइंग मॉडल्स वर इग्नोर्ड, दे हैव they do not have a valid identifier or unique and currently not supported by Prisma client. So basically मेरा जो सिंक हुआ है वो प्रॉपरली देखो हो गया, ठीक है ना? बाकी चीजें नहीं आ पाई मगर उसकी डेफिनेशन सिंक हो गई है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर गए, फिर आप चले जाओ, फिर यहाँ पर आप जाओ। सो यू विल क्रिएट समथिंग। लेट्स से आपको कोई कॉलम बढ़ाना है, फर्स्ट नेम आपने बढ़ा लिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट, क्रिएट कॉलम। पहले आपने क्या दिया था? फर्स्ट नेम दिया था। अब आप एल नेम आप क्रिएट कर रहे हो, लास्ट नेम आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना? डेटा टाइप आपने यूज कर लिया, कैरेक्टर यूज कर लिया, ठीक है ना? ये सेव किया मैंने, और मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम के 2 कॉलम मैंने मैनुअल बना दिए। अगेन व्हाट आई विल डू, यस, डीबी पुल, npx prisma db पुल। अब आप देखना, और प्रिज्मा डॉट स्कीमा डॉट प्रिज्मा को सामने ही खोल के रखना है, ताकि जैसे ही कमांड चलेगी यहाँ पर आपको वैसे ही तुरंत रिफ्लेक्शन दिखेगा कि यार इस कमांड से उसकी स्कीमा सिंक होके यहाँ आ गई, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है ना? तो ये काम तो था बेसिकली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ कि जो स्कीमा को मैंने हटा के, अब मैंने ये स्कीमा हटाया, मैंने फ्रेंड्स वाला स्कीमा हटाया यहाँ से,
और मैं यहाँ से अब करूँ क्या, npx प्रिज्मा db पुश। तो अब क्या होगा कि स्कीमा खाली है और उधर कितनी टेबल बना रखी है मैंने, 1। तो वो जो 1 वाली टेबल है वो भी चली जाएगी, ठीक है ना। सो आप देखना npx prisma db pool पॉसिबली वो टेबल डिलीट हो जानी चाहिए। योर डेटाबेस इज नाउ सिंक विद प्रिज्मा स्कीमा, ठीक है ना। तो सिंक करना मतलब दोनों तरफ एक जैसा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सिंक करने का क्या मतलब होता है, दोनों एंड पर डाटा अवेलेबल है। जैसा व्हाट्सएप पे आपको पता है ना, नाइट को 2 बजे डाटा सिंक होता है आपका, आपकी चैट हिस्ट्री ये वो सारी सिंक हो जाती है। तो कभी आपका लैपटॉप खराब, फोन खराब भी हो जाता है, तो नए फोन में वो सारे चैट्स वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लाउड से दोबारा वापस एज इट इज मिल जाती है। तो डेटा दोनों जगह एक जैसा है। इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को, सिंक, ठीक है ना। क्लाइंट से सर्वर पे सिंक हो गया, सर्वर से क्लाइंट पे सिंक हो गया, तो वो दोनों तरफ दोनों एंड पर डेटा अगर हमारे पास सेम है तो उसको सिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंकिंग प्रोसेस हमारा आ गया। अब यहाँ पर मैं जाके कंफर्म करूँ, इस टेबल को मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ। ये देखो रिफ्रेश किया, टेबल उड़ गई, उड़ गई। अब जाके हम फटाफट वो हमारी टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव रोल्स टेबल, वी हैव यूजर टेबल, और ये मैंने यहाँ पर ये रोल्स और यूजर वाला टेबल मैंने लिया। थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना है। अब आपको ये मॉडल का नेम यहाँ पर कैपिटल है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, आईडी इंटीजर। अब यहाँ पर अनसाइंड प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट ये ऐसा नहीं होता है, बस ये प्रिज्मा का तरीका है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट नेम के लिए वैर कैर नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है ना। और आपको फॉरेन कीज देनी है तो वो इस तरीके से हो रही है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट दिस टू टेबल। सो व्हाट आई विल डू, npx prisma db push। देखते हैं, ये एट द रेट रोल्स वाला दिक्कत दे रहा है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एट द रेट रोल्स वाला ये दिक्कत दे रहा है। सेव किया, ब्राउजर में गए, ठीक है, ये सिंक हो गया। अब यहाँ पर जाके मैं चेक करूंगा अपने किसके अंदर, पीजी के अंदर, और ये टेबल पे राइट क्लिक किया और क्या करूंगा, रिफ्रेश। ये देखो रोल्स टेबल आ गई कि नहीं आ गई, रोल्स टेबल आ गई, यूजर्स टेबल आ गई। अब रोल में आर कैपिटल है, यूजर्स में ये स्मॉल में, ऐसा क्यों। तो भाई देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। ये रोल्स में देखो मॉडल का नाम रोल है, मगर टेबल का नाम क्या बना अंदर जाके, रोल्स। एवरीथिंग इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, हाउ यू आर ऑब्जर्विंग योर कोड, आप अपने कोड को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। बहुत इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे कि क्या चीज करने से क्या हो रहा है, क्या चीज करने से क्या हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, कल मैं सुबह 7 बजे से लेके मैंने 8 बजे तक अपने लिए इंटरव्यू की तैयारी करी। मतलब 12-12 13-13 घंटे मैंने स्टडी किया है ना। एक आप सोच लो कि अब मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाना है, 20 लाख के पैकेज पे जाना है, तो भाई तैयारी मेरे को भी करनी पड़ेगी। आपको फ्रेशर पे जाना है तो तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपने ये चीज नोटिस किया कि यहाँ पर ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन मॉडल के नेम को स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है ना। और देखते हैं कि क्या यार मॉडल के नेम को ये ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों टेबलों को, इन दोनों कॉलम्स को मैं उड़ा देता हूँ, या उड़ाने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सिंक करवा लो ना फिर से, npx prisma db push। देखते हैं फिर कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। और फिर ये बोल रहा है कि यूजर इज नाइदर बिल्ट इन डेटा टाइप और दैट। सो मैं यहाँ पर जाके इनको डिलीट कर देता हूँ। सो ड्रॉप, लेट्स ड्रॉप, ओके। यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया। यूजर टेबल को मैं क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं। रोल्स टेबल को मैं यहाँ क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं, है ना। और मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूं, एक भी नहीं है। फिर से गए, npx prisma db push, और मैं आर कर देता हूँ, ठीक है।
राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। रोल, रोल एंड यूजर, रोल एंड यूजर, यूजर तो यूजर्स बन गया, एट द रेट मैप, एट द रेट मैप यूजर्स। ये वो इंस्ट्रक्शन है जिससे टेबल का नाम डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने एट द रेट वाला नहीं लिखा और इसमें लिख दिया, तो इसमें वो मॉडल का नेम से उसने टेबल नहीं बनाई, उसने जो मैंने एट द रेट मैप में किया था ना। अब जैसे यहाँ पर ये एट द रेट मैप, और ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अनिल लिख देता हूँ, तो मेरी रोल्स वाली टेबल किस नाम से बन जाएगी? अनिल नाम से बन जाएगी, क्योंकि मैंने उस टेबल को रीनेम कर दिया विद द हेल्प ऑफ एट द रेट मैप। तो you do the practical, you will understand by writing this statement this will happen, by writing this statement this will happen। मेरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, मैंने ऐसे ही किया है, प्रैक्टिकल कर करके चीजें समझिए, यार ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब आप देखना, मैंने मॉडल किस नाम से, रोल नाम से, मगर टेबल किस नाम से बनेगी? अनिल नाम से बनेगी, है ना। प्रैक्टिकल में करके बताता हूँ, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों टेम्पलेट डिलीट। यहाँ पर हम गए, हो गया। अब यहां से मैं रिफ्रेश करूं, ये देखो, समझ में आया कि मॉडल का नेम सर कुछ भी हो, और आप उस मॉडल के नेम को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो यू कैन यूज एट द रेट मैप, आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे मॉडल का नाम यहाँ पर मैं वो उसके हिसाब से दे दूं, रोल, है ना, कैपिटल। तो यहाँ पर मैं क्या दे सकता हूँ, रोल्स। ये मैं इसको क्या बोल दूं, यू कैपिटल, और यहाँ पर मैं क्या बोल दूं, स्मॉल में। चलेगा, परफेक्ट हो गया ना सॉल्यूशन। कि सर आपने वो डिफॉल्ट जो कन्वेंशन आ रहा था उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया है, बट आपको पता है कि सर आपको टेबल प्लूरल फॉर्मेट में बनानी है, तो आपने एट द रेट यूज करके उसको उस हिसाब से भी कर लिया। तो ये सब तरफ से सही हो गया हमारा कोड। सेव किया, ब्राउजर में गए, और मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, डिलीट। ओके, वो डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि जब दोनों दोनों टेबलें आपस में वो फॉरेन की के थ्रू स्टेब्लिश हो जाती है, तो यू नीड टू डिलीट द चाइल्ड फर्स्ट, देन द पेरेंट। जो अगर आप डायरेक्ट डिपेंडेंट को अगर डिलीट करोगे तो वो चाइल्ड उसको डिलीट नहीं करने देगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है। सो यहाँ पर मैं पहले यूजर्स टेबल को डिलीट करूंगा, जो कि हो जाएगी, फिर पेरेंट को ड्रॉ। ये देखो, ये सही तरीका है। ये देखो ना, ये रिलेशन हमने फील्ड में रेफरेंसेस लगा रखा है। आई एम रेफरेंसिंग वन टेबल टू अनदर विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, ठीक है ना। तो जब दो टेबलों में आप बनाते हो तो उनके बीच में एक टाइट रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। तो वो फॉरेन की किसी भी टेबल को डिलीट नहीं होने देता है। मगर डिलीट करना है तो अपने को किसको डिलीट करना पड़ेगा, पहले चाइल्ड को, क्योंकि चाइल्ड को डिलीट कर देंगे तो फिर पेरेंट भी डिलीट हो जाएगा। तो ये वही रिलेशनशिप है। और यहाँ से हम गए, फिर से मैंने इसको किया npx prisma table पुश। यूजर्स इज नाइदर अ बिल्ट इन, लेट्स सी कहाँ पर हमने किया है यूजर। तो ये रिलेट करेगा हमारी, नहीं, ये तो कॉलम नेम है। कॉलम नेम कैन बी एनीथिंग, कॉलम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड भी लिखूंगा, चलेगा। ये बात इसकी कर रहा है, यूजर्स। यूजर्स इज नाइदर, अब रोल्स के अंदर क्या दिक्कत है, रोल्स के अंदर रोल्स, और ये किसको बिलोंग करेगा, आईडी को बिलोंग करेगा, ये आईडी को बिलोंग करेगा।
roles is either. So यहाँ पर हम ठीक है, यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो। ठीक है, यूजर्स टेबल आ गया, इसमें कॉलम्स आ गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये रोल आईडी आ गया, और यूजर्स टेबल में हमारे पास या सबसे पहले मैं मास्टर्स स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना, मास्टर्स मतलब ये वाले रोल है ना, ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले डालनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम सीडिंग करवा लेते हैं। ठीक है ना, so basically we need to create after the migration, if some data needs to be present in the table, we need to create seeder files. ठीक है ना, सीडर सीडर सीडिंग का मतलब क्या होता है? सीडिंग का मतलब होता है कोई चीज बोना, है ना। अगर आप सीड करोगे तो वो इनिशियल डेटा है, सीडिंग इज योर इनिशियल डेटा फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो मेरी एप्लीकेशन जो भी मैं बनाऊंगा उसके लिए ये इनिशियल डेटा है, रोल्स मेरा इनिशियल डेटा है, द फर्स्ट डेटा इज रोल्स। ये तो बाद में आते जाएंगे, जैसे जैसे लोग साइन अप करते चले गए ये डाटा बाद में आएगा, मगर इससे भी पहले मेरे पास जो एसेंशियल डेटा जो मुझे अपनी एप्लीकेशन को चालू करने के लिए चाहिए, दैट इज योर सीडिंग डेटा। सो ये रोल्स जो टेबल है, इसके ये तीन चार जो रोल्स हैं, ये मुझे सीडिंग में डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सीडिंग फाइल बनाते हैं। सो क्रिएट वी नीड टू क्रिएट अ सीडर फाइल। सो वेयर वी कैन क्रिएट द सीडर फाइल, वो पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है कि आप प्रिज्मा के अंदर सीड डॉट जेएस या सीड डॉट टीएस नाम की फाइल बना लो। ठीक है ना, सो यहाँ पर प्रिज्मा के अंदर मैंने एक फाइल बनाई, सीड डॉट टीएस बनाई या जेएस बनाई, जो भी है। अगर आप देखो आपने पूरा प्रोजेक्ट कैसे सेटअप किया हुआ है, आपने जेएस करके सेटअप किया हुआ है ना, तो जेएस टीएस कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप अपना तो इसको जावास्क्रिप्ट कर, ठीक है ना। तो सी डॉट टी एस लिया, और उसके बाद आप ये लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करनी है, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, प्रिज्मा क्लाइंट इंपोर्ट किया, और उसके बाद एक फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन हो रहा है और नीचे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है ना, सो ये इस पूरे स्टेटमेंट को इस तरीके से मैं समझा, ये स्टार्टिंग की मैंने 2 लाइन पेस्ट करी। आई एम इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी एंड आई एम क्रिएटिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इम्पोर्ट इम्पोर्ट फ्रॉम, ठीक है ना, ये याद रखना, नेम इंपोर्ट, ठीक है ना, सम लाइब्रेरी और सम लोकेशन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ const class external object is new of class. Okay, so Prisma client is a class, that class is exported as named export। ठीक है ना, तो ये Prisma client एक क्लास है जो कि मुझे इंपोर्ट करनी है, वो इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रही है, @prisma वाली लाइब्रेरी। अगर @ से चालू हो रहा है तो ढूंढना कहाँ पर है अपने को, नोड मॉड्यूल्स में। ये नोड मॉड्यूल्स में देखो देखो आप @ से बहुत सारी चीजें चालू हो रही है, @ से हमें क्या इंपोर्ट मिल जाएगा, प्रिज्मा
और हमें क्लाइंट मिल गया, क्लाइंट से हमें ये इंडेक्स से एक्सपोर्टेड मिल जाएगा। अंदर ही अंदर जाके अगर आप देखोगे इसमें, तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट किया हुआ होगा, ठीक है ना। सो कुल मिला के इस फॉर्मूले को याद रखना। इंपोर्ट, अगर करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, नेम्ड इंपोर्ट, ठीक है ना। अगर ऐसा कि ऐसा अगर कुछ ऐसा लिखा होता, को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर ऐसा कुछ लिखा होता कि जहां पर करली ब्रेसेस ना होता, तो उसको आप क्या बोलते हैं नोड जेस में, डिफॉल्ट इंपोर्ट। समझ में आया। इफ curly braces is missing, then it will be called as default import. If curly braces is there, it means that whatever you are importing is importing as named import. named import कर रहे हैं मतलब वहां से भी named export किया होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पैटर्न मैंने आमने सामने यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। तो Prisma client is a class which is exported as named export from some library. I am importing as named import, ठीक है ना। और उस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। किसी भी क्लास का मैं कितने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, CEO1। It means that I can create as many as class object of this class. So how can I access its class member CEO dot members, ठीक है ना। आपको पता ही है कि हम इनकी मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं, इनकी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया। सो क्लास के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की मदद से आप दो चीजें कर सकते हो, या तो मेथड कॉल कर सकते हो या प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। सो यू कैन कॉल द मेथड और यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये आपने दो काम करने हैं। तो प्रिज्मा क्लाइंट लेते ही ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। एक फंक्शन ले लिया, मेन नाम का एक फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। फंक्शन मेन नाम का एक फंक्शन बनाया। फंक्शन से रिलेटेड दो बातें, फंक्शन को डिफाइन करो, ठीक है ना। ये मैंने डिफाइन कर दिया, और नीचे जाके मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। फंक्शन से रिलेटेड दूसरी बात, फंक्शन डिफाइन, फंक्शन कॉल, या फिर इन्वोकिंग, ठीक है। तो ये मेन नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। कॉलिंग करते समय अगर मैं कुछ पास करूंगा तो एक्चुअल आर्गुमेंट, यहाँ रिसीव करूंगा तो फॉर्मल आर्गुमेंट, ये चीजें वो के वही हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब इस फंक्शन को आप देखोगे केयरफुली, इस फंक्शन को देखोगे, इस फंक्शन को मैं असिंक फंक्शन बना रहा हूँ, असिंक फंक्शन। अगर इस फंक्शन के आगे मैंने असिंक में लिख रहा हूं, मतलब ये अंदर कुछ ऐसा काम करेगा दैट विल टेक सम टाइम। इस फंक्शन बॉडी के अंदर मैं कुछ ऐसा कोड लिखने वाला हूं जिससे कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो इस फंक्शन बॉडी, इस फंक्शन को मुझे किस टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा कोई सा भी फंक्शन जो टाइम लगाता है उसे हम किस टाइप का फंक्शन डिफाइन करेंगे, असिंक फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे मुझे कोई एपीआई कॉल करनी है, जैसे कि मैं कोई डाटाबेस का रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्रिएट ऑपरेशन कर रहा हूँ, एनीथिंग विच टेक्स टाइम हैज टू बी रिटन इनसाइड अ फंक्शन विच इज अ टाइप ऑफ असिंक। अगर असिंक है, अगर असिंक पेरेंट है, तो अंदर कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, या दिमाग में बिठा लेना, वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड अवेट। वेट करना मतलब इंतजार करना। कब होता है इंतजार, जब कोई ना कोई काम हो रहा है, जब कोई ना कोई काम होने में समय लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सो इन जावास्क्रिप्ट इफ यू आर डूइंग समथिंग विच टेक्स टाइम, it has to be present in a async function, and there has to, if you have written async keyword, then inside the function block you have to use await keyword. So let's see where the await keyword is used. Await prisma dot role dot create menu, it means that you are creating in the database. database में लिखना टाइम लगेगा, database से कोई चीज मंगवाना टाइम लगेगा, हर करंट ऑपरेशन में टाइम लगेगा। सो वो करंट ऑपरेशन हम रॉ एसक्यूएल से करेंगे कि प्रिज्मा करेगा, प्रिज्मा करेगा। सो यहाँ प्रिज्मा की लाइब्रेरी यूज कर रखी है, एंड यू कैन सी दैट क्रिएट मैनी, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग सम रिकॉर्ड्स एंड इट विल टेक टाइम। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अवेट कीवर्ड, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये अवेट कीवर्ड यूज किया हुआ है, और यहाँ लास्ट ही लास्ट में आप देखना, उस मेन फंक्शन को उसने एज अ प्रॉमिस चेन ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, पीओ डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, और ये फंक्शन
जो है एज अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। सो एज अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आपने किया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ अवेट, और कॉपी पेस्ट मत करो, आप लिखो, समझो, एक एक ब्लॉक को समझो। अवेट प्रिज्मा डॉट विच टेबल, रोल्स, ठीक है ना, प्रिज्मा डॉट रोल। अब यहाँ पर प्रिज्मा फॉर्मूला में लिख देता हूँ सामने, ठीक है ना, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, यू हैव टू यूज प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट उस मॉडल की मेथड। ये फॉर्मूला याद रखो, प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट मेथड। सो प्रिज्मा के अंदर मॉडल का नाम क्या है, रोल है। दिस इज योर मॉडल नेम, द नेम ऑफ द मॉडल इज रोल। वो रियलिटी में टेबल रोल्स नाम से, मगर हम यहाँ प्रिज्मा पे डायरेक्ट टेबल को एक्सेस नहीं करते हैं, हम किसको एक्सेस करते हैं, मॉडल को। तो मॉडल का नाम क्या है, रोल है। तो यहाँ पर जाके मैं प्रिज्मा डॉट रोल्स की बजाय रोल लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी इन्होंने देखो रोल लिख रखा है, रोल्स नहीं लिख रखा है, ठीक है ना। तो प्रिज्मा डॉट रोल डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो रोल तो वहाँ कैपिटल आर में है, यहाँ पर अपने को स्मॉल में लिखना पड़ेगा, ये कुछ कर करके ही पता चलेगा आपको, ठीक है ना। रोल्स डॉट क्रिएट मेनी, create many. So create many is a function. I will pass some actual arguments because I am calling this function. While calling a function, you can pass what, actual arguments. So what kind of actual arguments, array of objects. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस इज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किया। अब यहाँ पर मैंने नहीं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देखो सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया। अब देखो, अब मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, मगर मैं भी भूल जाता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट था कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट था कि क्या था क्या नहीं था। कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, समझ में आ रहा है। इतना आप तैयारी कर लो कि आप किसी प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से आप डिलीवर कर पाओ, बाय यूजिंग एआई टूल्स, बाय योर ओन इंटेलिजेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की लेनी है हमें डेटा नाम से, सो डेटा नाम से मैंने की ली प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही चीज होता है, पी कॉलन वी होता है, ठीक है ना। तो पी तो क्या हो गया और वी क्या हो गया, इट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो डेटा व्हाट, अदर की, अदर की इज स्किप डुप्लीकेट कॉलन ट्रू, ठीक है ना। तो इस डाटा के अंदर कोई अगर ऐसे की होंगे जो डुप्लीकेट होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास, मैंने यहाँ पर ले लिया ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, और इसी में 5th नंबर पे मैंने एक और डुप्लीकेट चीज ले ली, समझना। 5वें नंबर पर मैंने एक और रोल ले लिया जो कि अगेन इट इज अ टाइप ऑफ इंपोर्टर इंपोर्टर। सो दिस डेटा कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, यस और नो, यस। सो इट विल स्किप सम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो अगर आपके पास कोई डाटा है और जिसमें आपको अगर लगता है कि यार डुप्लीकेट रिकॉर्ड को स्किप करना है, तो आप फिर आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, स्किप डुप्लीकेट ट्रू लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये मैंने किया, और इस डाटा को यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स में ले लिया, मैंने कॉपी किया, और ये ऑब्जेक्ट्स की जगह ले लेते हैं अरे ऑफ ये ऑब्जेक्ट्स। बाकी ये फालतू पी कॉलन भी, ये सिर्फ समझने के लिए कि यार क्या चल रहा है। प्रॉपर्टी को डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी को बैकटिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अलग अलग तरीके आपको बता रखे। ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद उस, ये अभी एक ही पार्ट है, मैं रोल्स ही डाल रहा हूं, और यहां पर देखो मैन, मैन डॉट देन, इन्होंने लिया नहीं है, देन लिया नहीं है, डायरेक्टली कैच ले लिया और डायरेक्टली फाइनली ले लिया। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिया, और पर्टिकुलर इसको एक ही लाइन में प्रॉमिस चेन ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेन, ट्रेन का पहला इंजन, फिर दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, ठीक है ना। सो पीओ डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली। ये पैटर्न याद रख लेना, बोल बोल के लिख लिख के याद कर लेना कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का ये पीओ मतलब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। सो पीओ स्टैंड फॉर प्रॉमिस object, okay. So promise object will have some then blocks which are optional, and you can have a catch block, and finally you can have a finally block. तो ये किया मैंने, सेव किया। अब ये हुआ, ठीक है ना। पैकेज डॉट जेसन में आप
मैं सीडिंग ले लेता हूँ यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर CLS किया और इसको सीड कर लेते हैं अब, ठीक है ना। सो ठीक है, सो ये इन्होंने बना रखा है, इस तरीके से कुछ कर रखा है कि ये सीडिंग का काम कर रहे हैं। तो npx prisma db seed, npx prisma db seed। सो मैं पैकेट डॉट जेसन में गया और यहाँ पर हम कमांड बना लेंगे, यहाँ पर हम कमांड बना लेंगे। सो प्रिज्मा नाम की कमांड बनाई, या फिर सो इन पैकेज डॉट जेसन इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट नोड, नोड। सो ये करने की जरूरत नहीं है हमें। सो मैं इसको पैकेट डॉट जेसन दिया मैंने, ठीक है ना। पैकेट डॉट जेसन दिया और यहाँ से हम बता देते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी के अंदर रखना है कि पैरेलल में रखना है। तो यहाँ से मैंने पूछा वेयर टू पुट द सीडिंग, वेयर टू पुट द सीडिंग इंस्ट्रक्शन, npx prisma db put db seed। सो ठीक है, ये मैंने लिया और इसको मैं पैरेलल में यहाँ पर ले लेता हूँ नोड। और ये देखा हमने, ये अब चैट को थोड़ी मालूम है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो JS यूज़ कर रहा हूँ। तो JS यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं इसको npx prisma db seed, npx prisma db seed, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू सीड योर डेटाबेस ऐड सीड प्रॉपर्टी टू द माइग्रेशन सेक्शन ऑफ प्रिज्मा कॉन्फ़िग, ठीक है ना। सो हमें सीडिंग करने के लिए माइग्रेशन हमें करना पड़ेगा पर्टिकुलर। Error specific to Prisma 7. Prisma 7 is no longer read seed config from package.json. It's now use prisma.config.ts file. Prisma.config.ts file. Yes, we have the Prisma. So आपको अपडेट रहना पड़ेगा Prisma 7 के अंदर। आप package.json के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैंने हटाया, यहाँ से मैंने हटाया। उसके बाद मुझे कहाँ लिखना है, उसके बाद ये बोल रहा है कि prisma.config.ts के अंदर लिखना है, ठीक है। इसको आपने एडिट किया और माइग्रेशन ये किया prisma डॉट कॉन्फिग, ये रहा माइग्रेशन वाला ब्लॉक, ये वाला माइग्रेशन डिफाइन कॉन्फिग, ये वाला माइग्रेशन की एंड हियर इज द सीड, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने एक और की बना लिया और इसको ts की जगह मैं यहाँ से js कर दूं। और यहाँ पर अब हमने देखा npx prisma db seed, like my script and common js mismatch issue right now।
ये फाइनली हेलिपेक्स प्रिज्मा डीबी सेट करके देखते हैं। ले लिया इसने इन प्रिज्मा क्लाइंट। अरे तो क्या इम्पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? ठीक है, इसको आप